मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहला जो होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिससे हम गिनना स्टार्ट करते हैं। गिनना जो है, जिस संख्या से हम गिनते हैं, किसी भी चीज को गिनना, वे सारे प्राकृत संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इसकी जो डिफिनेशन यानी परिभाषा जो है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट, यानी तुम जहां तक गिन सकते हो वहां तक ये प्राकृत संख्या कहलाएंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। लेकिन यही में बोला जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो इसको हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। यानी इसका जो है इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। क्या? अनगिनत हो जाएगा। जैसे में इसका जो है सबसे बड़ी संख्या तो हम बता नहीं पाएंगे कि क्या होगा। जैसे हम बोलेंगे 10 के आगे क्या हो जाएगा? 11। जैसे बोलेंगे 1 लाख तो 1 लाख 1 हो जाएगा। करोड़ बोलेंगे 1 करोड़ 1 हो जाएगा। इसलिए हम बड़ी प्राकृत संख्या को नहीं लिख पाते हैं। अब चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। यानी सभी प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को जब शामिल कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, जिसे हम W से सूचित किया जाता है। अब ये पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है। तो अब कहने का मतलब हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो वो होगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। क्या होगी? 0। लेकिन फिर उसी बात को हम जब दोहराएंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो हम इसको भी परिभाषित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है उसको हम लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते हैं 10 तो 11 हो सकता है। जैसे लिखते हैं 1 लाख तो वहां पर भी 1 लाख 1 हो सकता है। करोड़ लिखते हैं तो 1 करोड़ 1 हो सकता है। यानी कहने का मतलब हम जो है बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं लिख पाते हैं। रही बात अब ये इसमें जो है से क्लास 9th में बताया गया है। अब कुछ जो है से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये बताइए कि सभी जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 1 जो इसमें भी है 1, यहाँ पर 2 जो इसमें भी 2 है, यहाँ पर 3 तो इसमें भी 3 है। इसलिए सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन यही में बोला जाए कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। प्राकृत संख्या में क्या है? 0 शामिल नहीं है। इसलिए हम सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं।
अब चलेंगे थोड़ा आगे, जो है एक चलता है इसमें प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब चलेंगे सम संख्या, चलेंगे सम संख्या। अब सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। अब लिखेंगे इसका परिभाषा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं, संख्याएं जो दो से वे प्राकृत संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो, विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। कहते हैं जैसे में यहां लिखेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके हम आगे तक लिख सकते हैं। अब इसमें भी बताया जा रहा है कि तुमसे अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या होता है 2, सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है? 2। लेकिन इसमें भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो इसको भी हम नहीं बता सकते हैं, इसको भी हम नहीं बता सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, लेकिन सबसे बड़ी तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि कितना होगा। इस तरह से सम संख्या हो गया। अब हम विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या जो है वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 और आगे हो सकती है, डॉट डॉट में जाएगी। जैसे अब हम बता रहे हैं, इसको जब 2 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है 3 में, तो ये 2 एकम 2 और यहाँ तुम जो है शेष 1 बच जाती है। तो जिसमें भी शेष बच जाए तो वे विषम संख्या कहलाएंगे। संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या का निरूपण। अब इसमें हम बताएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हम डिवाइड करेंगे इसको बीचों बीच डिवाइड करेंगे। ये हो गया मेरा 0 और ये मेरा जो हो गया दायां तरफ हो गया, इसको दायां भाग बोलते हैं और इसको जो है से बायां बोलते हैं। अब इसमें स्केल की सहायता से हम लेकर इसको जो है से पार्ट वाइज बांटेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी हो सकती है। ये संख्या रेखा आगे जा सकता है।
तो इधर वाले को हम जो है इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5 6। ये मेरा धनात्मक संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या ये मेरा हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर। लेकिन इसी को जब हम बाएं तरफ चलेंगे, इसके जब बाएं तरफ चलेंगे तो ये सब माइनस में आ जाएगा, -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 चलेंगे। अब इसमें मेरा जो ये संख्या जो हो जाएगा वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो ऋणात्मक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव नंबर। इसमें मेरा जो है से 3 एक शून्य संख्या भी शामिल हो गया, इसमें एक शून्य भी शामिल हो गया। जब हम इस तीनों को मिलाएंगे तो मेरा एक संख्या बनकर तैयार होगा जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो अब हम पूर्णांक संख्या जिसको मैं अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रल्स नंबर, यानी इसमें जो है संख्या रेखा जो हम बताए थे उसमें दिया गया था 3 संख्या। एक होता है धनात्मक संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, एक होता है ऋणात्मक संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेगेटिव नंबर, और एक होता है शून्य। ये तीनों को जब हम मान लो कि एक बैग या झोड़ा जिसे लेके और इसमें हम मिलाएंगे, एक हो गया धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक और एक हो गया शून्य। ये तीनों को जब मिलाएंगे तो हमको एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। इससे जो अब मिलाएंगे हम शरबत की तरह जब घोलेंगे इसको तो हमको एक जो संख्या निकलेगा बन के जो निकलेगा उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन जो बताया है कि प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को जो शामिल कर देते हैं तब जो प्राप्त संख्या निकलता है तो वही संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब रही बात, यहाँ भी न तो हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं और न सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। सबसे छोटी लिखेंगे कहने का मतलब यहाँ पर ही लिख रहे हैं, जिसे हम बता रहे हैं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर सबसे छोटी -3 से 4 भी हो सकता है, 4 से -5 भी हो सकता है, 5 से -6 भी हो सकता है। इसलिए हम जितना लिखते चलेंगे वह उतना छोटा होते चले जाएगा। लेकिन बड़ी से भी बड़ी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या को हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मेरा जो है से 3 के आगे क्या होगा 4, 4 के आगे क्या होगा 5, 5 के आगे क्या होगा 6। इस तरह से जो है हम बड़ी न तो पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं और न छोटी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं। इस तरह से जो है से मिलाने से, लेकिन इसको जेड से सूचित किया जाता है। ये जेड जो है अब यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मतलब आई से होना चाहिए शुरू, लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि ये शब्द जो है जर्मन से लिया गया है। ये जर्मन शब्द होता है जहलीन। जहलीन जो है जेड से शुरू होता है, जिसके कारण जहलीन का मतलब होता है जर्मन में गिनना होता है। इसीलिए हम इसका जो है से जहलीन शब्द लेकर जो है से पहला अक्षर को लेके इसको जेड से सूचित किया जाता है। ये जर्मन भाषा हुआ जहलीन का मतलब होता है गिनना, जो हमें जेड से सूचित करना पड़ा। अब जो है हम अभाज्य अथवा रूट संख्या जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, अभाज्य अथवा रूट संख्या कहते हैं। जैसे में एक दूसरा इसका और डिफिनेशन हो सकता है जिसका मात्र
दो गुणनखंड हो, जिसका मात्र वैसी संख्या जिसका मात्र दो गुणनखंड हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अब हम इसके बारे में जानकारी देना चाहता है। जैसे अब यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे दो, तो दो जो है इसका कितना गुणनखंड है, एक है, और एक हो जाएगा दो, तो यहाँ पर ही दो ही इसका गुणनखंड है, दो गुणनखंड है। जैसे में हम यहाँ पर लिख लिए तीन, तो तीन जो है एक और नहीं तो तीन, एक और तीन स्वयं से कटता है, यानी एक से और स्वयं तीन से कटेगा, बाद बाकी संख्या से ये नहीं कटेगा। जैसे में यहाँ पर हम लिखें पाँच, तो पाँच जो है एक और पाँच से कटेंगे, लेकिन इसी में जब हम ले लेते हैं, जैसे चार लेते हैं, तो चार को देखना है तो ये एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। तो इसका जो हो गया दो से अधिक गुणनखंड हो गया, इसका दो से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन जिसका मात्र दो गुणनखंड होगा, जिसका मात्र दो गुणनखंड होगा, वे सभी क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर ही सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, तो दो होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यस, अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, तो वे दो हो सकता है, अभाज्य संख्या दो होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो हो सकती है। ये सम भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। इस तरह से जितना भी, जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे, जैसे 37 लिए, तो 37 एक और केवल 37 से ही कटेगा, केवल 37 से ही कटेगा। तो इसका दूसरा परिभाषा ये भी हो सकता है कि वैसी संख्या जिनका मात्र दो गुणनखंड हो, वे अभाज्य संख्या कहलाएंगे, वे अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब यौगिक संख्या के बारे में हम जानेंगे। इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसका जो है से हम बहुत शॉर्ट ही परिभाषा दिए हैं। वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे दो से अधिक गुणनखंड कहने का मतलब यहाँ चार, तो चार का कितना गुणनखंड होगा, एक, तो एक होगा, उसके बाद दो होगा, उसके बाद चार होगा, तो ये दो से अधिक गुणनखंड हो गया। जैसे में हम यहाँ पर लेंगे 6, तो एक तो एक होगा, एक 3 होगा और एक 6 होगा, तो ये दो से अधिक गुणनखंड हो रहा है। जितना भी संख्या हम बता रहे हैं वे सभी क्या हैं, दो से अधिक गुणनखंड है। यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। जैसे में हम लेते हैं यहाँ पर ही, जैसे 24 ले लिए, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, उसके बाद 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा और एक 24 भी हो जाएगा। तो इस तरह से कहने का मतलब जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा, जिसका दो से अधिक गुणनखंड होगा, वे क्या कहलाएंगे, यौगिक संख्या कहलाएंगे। इस तरह से हम जानते हैं कि यौगिक संख्या मात्र जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। और जिसका मात्र दो गुणनखंड हो, तो वो कहलाएंगे अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या कहते हैं।